बिलासपुर में एक शख्स ने सरकारी आवास। नमस्ते, जय हिंद, and somehow it is, call it a quirk of fate, destiny, or somewhere intended that every 4 or 5 months, or at least once in 6 months, I have the opportunity to sit in front of the Honorable LG of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha ji, and he very kindly gives us the time. And this time when we are speaking with him, it is on the cusp of a landmark occasion. 4 years of the abrogation of Article 370. मनोज सिन्हा जी नमस्ते। नमस्ते। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय आपने दिया। 4 साल गुजर गए, आपको लगा कि 4 साल गुजर गए, या आप जब व्हेन यू लुक बैक, पहला मैं वहीं से शुरू करता हूँ। नहीं, मुझे 7 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे जी। और जिस ऐतिहासिक घड़ी की बात कर रहे हैं वो 4 साल पूरे हो जाएंगे। 3 साल गुजर गया, मैं भी इसे देख रहा हूं, लेकिन कैसे गुजरा इसका मूल्यांकन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग बेहतर ढंग से करेंगे। मैं पलट के देखा तो मुझे 2-3 बातें दिखाई पड़ती है, उसको मैं जरूर जिक्र करूंगा। उसका एक तो ये जो स्ट्रीट वायलेंस था वो समाप्त हो गया जी। बड़ी उपलब्धि में मानता हूं इसे। आम आदमी अपनी मर्जी से जी सकता है। लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, अधिसंख्य लोग जी। बदनकाल जो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान या कुछ इनके चट्टे बट्टे 150 दिन 200 दिन बंद के हुआ करते थे, वो समाप्त हो गया। अब स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, ये सब चल रहा है। और मुझे लगता है कि सूर्यास्त हो उसके पहले ही घर चला जाए। अब आइसक्रीम खाते हुए बच्चे, पोलो व्यू मार्केट में सामान खरीदते हुए नौजवान, झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए बच्चे आपको देर रात तक दिखते हैं। ये बड़ा बदलाव है पिछले 4 सालों का। जो दूसरी बात मैं उसमें कहना चाहता हूं कि सामान्य रूप से इसके कारण सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब आदमी को थी जी। जो धनाढ्य लोग हैं या मैं कहूं रसूखदार लोग हैं, वो तो उस जमाने में भी लोगों को मैनेज करके अपना काम कर देते। लेकिन परेशानी थी टैक्सी वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को, शिकारा वाले को, हाउस बोट वाले को, खोमचा वाले को, रेहड़ी वाले को, छोटे होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को। अब अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट जो आया पिछले 2 सालों में जी, तो इनको लग रहा है कि नहीं, अब रियल जम्मू कश्मीर यही है। और 5 अगस्त 2019 के बाद ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक दूसरा पक्ष भी उसका आप देख सकते हैं। सामान्य रूप से हमारे देश में क्या माना जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जाएगा नहीं जाएगा, बंद कॉल हो तब तो उसे अच्छा माना है। तो डेवलपमेंट वर्क भी सफर करता था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। मुझे लगता है कि 4 वर्षों में ऐसा बदलाव हुआ है कि जहां 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, वहां 90,000 पूरे हो रहे हैं। रफ्तार हमारी 10 गुनी बढ़ गई। काफ़ी चीज़ों का उल्लेख अभी बाकी है। कुछ जो मेन पॉइंट्स आपने कहे, बहुत इंपॉर्टेंट कहे। जैसा आपने कहा बदलाव हुआ है, लोगों को चेंज हुआ है। कुछ चीज़ हमने ये भी देखा कि 35 साल बाद लाल चौक से ताज़िया निकला, अभी हाल फिलहाल आप भी उसमें शरीक हुए थे। तो इसको आप अचीवमेंट मानेंगे या फिर इसे अपीजमेंट कहेंगे? नहीं, ये कोशिश हम सबकी है कि जम्मू कश्मीर में जिस भी समूह या जिस भी विश्वास के लोग रहते हैं, उनकी भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का भी आदर हो। 34 साल से ज्यादा हो गया था। एक बड़ी आबादी सिया भाइयों यहाँ है और किन्हीं कारणों से 8वें दिन का जुलूस और 10वें दिन का जुलूस उनका प्रतिबंधित हो गया था 90 से। पिछले साल मैं असेस कर रहा था, मैंने बताया कि तीसरा साल है जी। तो आते ही तो मैं कोई फैसला नहीं ले सकता था। पिछले साल मैंने असेस किया, मुझे लगा कि नहीं,
इनकी बात वाजिब है, मैंने समझने की कोशिश की और इस बार हमने फैसला किया प्रशासन के अपने साथियों के साथ, और उन रिलीजियस लीडर से भी मैं लगातार संपर्क में था, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसमें सहयोग किया और मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा संदेश गया है। और केवल मुहर्रम नहीं, मैंने जब ईद मनाई जा रही थी तब भी मैं हजरत बल करके यहाँ के इंतजाम देख रहा था। श्री अमरनाथ जी की यात्रा है तो यात्रा भी अच्छे ढंग से हो, इसके लिए बेस कैंप से लेकर के और हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बाबा के भक्त अभी तक दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है और जो फीडबैक भक्त दे रहे हैं वो काफी अच्छा दे रहे हैं। 95-96% से ज्यादा सेटिस्फैक्टरी यात्रा की सुविधाओं को लेकर के उनका फीडबैक है। तो हर तरह के आयोजनों में प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो मचैल माता यात्रा हो रही हो, चाहे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हो रही हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, किसी भी धर्म का आयोजन है, चाहे सिखों का त्योहार, उसमें भी मैं गया था। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे देश की और खासतौर से जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को हमें बनाए रखना है। यही भाईचारा मुझे लगता है कि कहीं मिसिंग था जो अब कायम हो रहा है। पर मैं बस ये जानना चाहूँगा, काफ़ी लैंडमार्क वो विजुअल्स थे क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि ये होगा और कहीं कहीं एक धारणा थी कि मोदी जी की सरकार है, बीजेपी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसको एंकरेज नहीं करेंगे। पर जब आप उनके साथ गए और मुझे पता लगा कि 6 से 8 2 घंटे का आपने टाइम दिया था लेकिन वो 6 घंटे तक खिंच गया था, 12 बजे तक आपने उनको परमिशन दी। आपको कैसा लगा? क्या वहाँ पर आपको क्या फीडबैक, कैसा लगा लोगों के बीच वहाँ उस भीड़ में जाकर के और उनके साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा। और भीड़ में लोग, एक तो वो समय ऐसा होता है कि बड़े ही गमगीन होते हैं वो जी। बावजूद इसके मैंने कई लोगों को पानी भी पिलाया, फ्रूट जूस भी पिलाया, तो उनके चेहरे के भाव से मैं समझ सकता हूं कि आत्मिक संतोष का भाव उस पूरी भीड़ में था। नहीं तो लाखों की भीड़ में कल्पना करिए कि पहुंचना और एकदम पूरी तरह से शांतिपूर्वक सब कुछ हो, तो ये तो देश और दुनिया को संदेश देता है कि नहीं, यहाँ चीजें पूरी तरह बदल गई हैं, काफ़ी कुछ बदल गया है। 4 साल एब्रोगेशन के हो गए हैं, 3 साल आपके कार्यकाल के हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के आप चुनाव के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि सीधा सवाल थोड़ा मुझे जी, यहाँ चुनाव जरूर होंगे। गृहमंत्री जी ने देश की संसद को और संसद के माध्यम से देश और जम्मू कश्मीर को यह भरोसा दिया था और बहुत स्पष्टता के साथ कहा था, डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। आपको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 7 असेंबली की सीटें बढ़ी थी। उनकी बाउंड्री क्या होगी, बिना इसके तो चुनाव नहीं हो सकता था। डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत शिद्दत के साथ, कई बार उनका दौरा हुआ, डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिले वो, और उस काम को उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो इलेक्टोरल रोल था वो पुराना था जी। बीच में पिछले 3-4 सालों में जो नौजवान मतदाता बने, बिना उनको मतदाता सूची में शामिल किए हुए तो चुनाव नहीं हो, उस काम को भी अब खत्म कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको कॉल लेना है कि कब चुनाव कराएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जब भी चुनाव आयोग कहेगा हम चुनाव जरूर करेंगे। तो आप तैयार हैं चुनाव के लिए, चाहे वो लोकसभा 2024 से पहले भी अगर इसका डिसीजन होता है? मैंने कहा कि ये कॉल इलेक्शन कमीशन को लेना है। जब भारत का निर्वाचन आयोग कहेगा चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। और अभी यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज की मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम हमने शुरू करा दिया है और हम कोशिश करेंगे कि इनके चुनाव भी हो। पर इसमें भी एक कंसर्न ये है एलजी साहब कि बहुत सारे जो एक्स मिलिटेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो शायद अब मेन स्ट्रीम
पॉलिटिक्स में जुड़ने की कोशिश करें, इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए घुस के फिर से नैरेटिव घुमाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की कवायद है, यहाँ पर कोशिश है कि सॉफ्ट सेपरेटिज्म को फिर से जगह देने की कोशिश करें। ये कंसर्न है आपके लिए, आपको लगता है? ये कोशिशें हर प्रकार से होती रही हैं, आगे भी होंगी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चुनौती आएगी उस चुनौती को कैसे निपटा जाएगा उसका तरीका बनाया जाएगा। लेकिन अब भारत के संविधान में अगर किसी को अधिकार मिला हुआ है तो उस अधिकार को तो हम नहीं छीन सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ की आवाम भी ऐसे चेहरों को पहचान चुकी है, उसको वास्तव में अब लग रहा है कि विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। और मैं बार बार एक बात कहता था कि अगर पीस नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं कि अब यहाँ के लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि डेवलपमेंट तभी होगा जब पीस रहेगी। ऐसी चुनौती आएगी तो देखा जाएगा। जनता को मैं समझता हूं कि जनता भी बहुत सारी चीजों को समझती है, और भारत का मतदाता भले उतना पढ़ा लिखा नहीं रहा है, लेकिन जब भी लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी आई है तो उसने फैसला बहुत ही माकूल किया है। यहाँ के लोग भी वैसा ही फैसला करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव के माहौल को लेकर के फिर से स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल, इसको वापस हवा देने की कोशिश, वो आप निश्चिंत रहिए, वो कोई हवा दे ये संभव नहीं है, यहाँ ये नहीं होने दी जाएगी। एक और विषय ये है कि आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका देश के प्रति रुझान कम और अलगाव के प्रति रुझान ज़्यादा है, या दुश्मन के प्रति रुझान ज़्यादा है। ऐसे लोगों को क्या आपने सिस्टम से क्लीन अप करने की कोशिश की है? क्या इसकी वजह से आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी? देखिए, एक मिली लीगेसी में मिली हुई व्यवस्था हमको मिली है, उस व्यवस्था में बेहतर काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। विरासत में मिली ऐसी चीज़ों को कैसे ठीक करना है, इसी के कारण 50 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मुझे लगता है कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। एक फाइन लाइन है, फाइन लाइन के अंदर जो है वो तो ठीक है, उसके बाहर कोई हो उसके साथ मैं नहीं समझता हूँ कि समझौता किया जा सकता है। और ये 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ जम्मू कश्मीर पहुँचा है, अब ये पीछे जाए ये तो संभव नहीं है। इसलिए अगर अवरोध आएंगे, अंदर भी अगर कुछ लोग हैं जो इसमें दिक्कत पैदा करेंगे, तो कानून और संविधान जो इजाजत देगा उसके अनुसार उनके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। देखिए, एक किस्सा मुझे हाल फिलहाल में जो बहुत बड़ा किस्सा था, 2009 का जो एक इंसिडेंट था जिसमें 2 डॉक्टर्स को फिर सैक किया गया था उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए। मुझे याद है वो नैरेटिव कहाँ से कहाँ गया था। 6 महीने तक यहाँ पर त्राहिमाम हुआ था, करोड़ों हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ था। कहीं ना कहीं इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है क्या? देखिए, उस पूरी घटना को आप जानते हैं, 2 लड़कियां यहाँ बरामद हुई थी, उनकी डेड बॉडी, और उस समय एक फॉल्स नैरेटिव चलाया गया कि इनके साथ रेप हुआ है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो भी फर्जी लगाई गई, पूरी वैली जल गई थी, बहुत दिन तक बंद रहा, अनेकों लोग घायल हुए, अनेक लोगों की जान गई, प्रॉपर्टी का नुकसान अलग हुआ। पूरे देश में इसकी चर्चा रही। बाद में सीबीआई ने जांच किया इसकी, और दोबारा एम्स की एक्सपर्ट टीम ने पोस्टमार्टम किया, तो ये पूरे तथ्य गलत पाए गए, ये फैब्रिकेटेड थे, रेप हुआ ही नहीं था। और उसमें कुछ वकील और 6 डॉक्टर इन्वॉल्व थे। उस कानूनी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से हम लोग वॉच कर रहे हैं। 3 डॉक्टर रिटायर हो गए, 1 डॉक्टर विदेश चले गए, 2 थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, और अभी इसमें सीआरपीसी और आईपीसी में कार्रवाई नहीं हुई है। अभी इसमें ऐसे लोगों को डॉक्टर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है, उनकी डिग्री वापस लेनी चाहिए।
तो ये जो कार्रवाई है अभी इसमें बाकी है और इसमें ये कार्रवाई भी आगे हो, इसको सुनिश्चित कराया जाएगा। और ये ऐसे नहीं, ऐसे अनेक कई मामले हैं जो जांच के जद में है और जैसे जैसे सबूत और पुख्ता तथ्य उस मामले में आते जाएंगे कार्रवाई होगी। क्योंकि एक क्रिटिसिज्म जो आता है वो ये है कि अगर दोष पॉलिटिकल लीडरशिप को दिया गया, जिस तरीके का यहाँ पर पहले पॉलिटिकल लीडरशिप था या जिस तरीके के पेट्रनेज दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा, और ऐसे इंस्टेंसेस के सूत्र और तथ्य जाकर अगर लीडरशिप से जुड़ते तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं की। बात मैं बताता हूँ कि जांच की जद में जो आएगा, जांच जहां तक पहुंचेगी, कानून की कार्रवाई वहीं तक होगी। Channels, 15 languages. हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। यह शख्स चोरी के इरादे से करियर बॉय के रूप में आया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिरमौर में 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भवन निर्माण संबंधी सुरक्षा जानकारी दी जा रही है। सोलन में चक्की मोड़ के पास एनएच को बहाल करने 170 के एब्रोगेशन को वापस लिया जाए, ये कोर्ट के अधीन तो है ही, सुप्रीम कोर्ट इसे सुन रहा है, पर इसको लेकर यहाँ ग्राउंड पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है उसको यहाँ मेरे लिए मुश्किल है कहना, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी बात की सुनवाई कर रहा है तो मुझे लगता है किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतनी समझ होनी चाहिए कि उसके पक्ष में या उसके खिलाफ माहौल बनाना ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना है। तो किसी को नहीं करना चाहिए जी। जो हैं वो भी और जो कभी रहे हैं वो भी। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उनकी नादानी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि 370 को एब्रोगेट करना क्या एक लीगल स्टेप था या नहीं, उसके बाद 4 साल में क्या हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो हमारे इसके अंदर नहीं है। बट उसी को लेकर के कि ये 4 साल में जो हुआ है वो गलत हुआ है, एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नैरेटिव वो चुनाव में भी अगर जब होंगे तब देखने मिलेगा। तो आपको लगता है उसकी वजह से जितना मेहनत किया है या माहौल बना है वो मुझे लगता है कि वो जनता ही जवाब देगी। मैंने कुछ तथ्य तो आपको पहले ही बताए हमने। अब मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करूं, तो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। मैंने अब काम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे तय करते हैं कि हमारी पंचायत में ये काम होंगे। और पंचायतों वास्तव में आप देखेंगे तो यहाँ तो पंचायती राज सिस्टम कभी था ही नहीं। जब 73rd 74th अमेंडमेंट देश में लागू हुआ तो उसके कई साल बाद यहाँ फैसला हुआ कि यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी। फैसला लेने के बाद 7 साल कानून ही नहीं बना, तो लंबे समय बाद एक बार चुनाव हुआ और 2.5 साल बाद फिर भंग कर दिया गया। तो जनता को पहली बार वास्तव में ये ताकत मिली है और जनता समझ रही है कि पंच सरपंच का काम क्या है, डीडीसी मेंबर का काम क्या है, या मेयर और कारपोरेटर्स का काम क्या है। और ढेर सारा पैसा पंचायतों में जा रहा है। एक एक पंचायत में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है। जनता जो चाह रही वो काम हो रहा है। मैंने जैसा पहले बताया आपको कि एक तो ट्रांसपेरेंसी, अब कोई हिसाब ही यहां नहीं होता था। अब जितने भी काम हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ई टेंडरिंग, फोटोग्राफी और जियो टैगिंग, जब तक नहीं होगी ट्रेजरी बिल नहीं हिलेगी। आपके गांव में कौन सा काम, और अपने मोबाइल पर आप देख लीजिए कि ये सड़क है 15 लाख में बनेगी, इस तारीख को टेंडर हुआ है और इस दिन शुरू हुआ है। आप खुद देख लीजिए, आप कंप्लेन कर सकते हैं। और हम तो 450 सर्विसेज ऑनलाइन कर दिए हैं। ये वो जम्मू कश्मीर है कि जिस साल मैं आया था तो अगस्त में अक्टूबर में 217 ट्रकों में लद करके यहाँ से जम्मू जा रही थी। वो जम्मू कश्मीर आज यूटी श्रेणी में ई गवर्नेंस में नंबर 1 है। 450 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। और यही नहीं, जनता को अधिकार ज्यादा से ज्यादा मिले इसलिए उसमें एक और काम कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो सर्विसेज हैं उसमें 70 से ज्यादा हमने ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया है कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तहसीलदार को 15 दिन में देना है, वो नहीं देगा तो 16वें दिन ऑटोमेटिकली एस्केलेट करके वो चले जाएगा। उसके
ऊपर के अफसर के पास, तब उस पर पेनाल्टी लग सकती है। तो हम तो यहां तक जा रहे हैं जो जहां देश के किसी हिस्से में इस तरह की पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सुविधाएं नहीं है। तो दिल से हम चाहते हैं कि पब्लिक को कोई कठिनाई ना हो। लैंड रिफॉर्म्स का जो काम हुआ है, अब वो 200-250 लोग जो लैंड रिकॉर्ड पढ़ते थे वो कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर थे। अब हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लैंड रिकॉर्ड 98% लोगों को बांट दिए गए। हमारे यहाँ किस्सा है, कभी कभी हंसी में लोग कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण को डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड मिले होते तो महाभारत कहाँ होता, 5 ही गांव का मामला था। तो यहाँ तो रोज महाभारत इसी के लिए हो रहा था। तो इसको खत्म किया है। डेवलपमेंटल वर्क जिस तरह से उन्हें 1.5 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, निफ्ट, ये सब इंस्टीट्यूशन भारत सरकार ने दिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 60 लाख नौजवानों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लिया है। PMDP, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान में जो फंड हमें मिला, आज लगभग हर जिले में बढ़िया स्टेडियम, आउटडोर और इंडोर स्टेडियम, यहाँ श्रीनगर और जम्मू में तो इंटरनेशनल मैच हम करा सकते हैं, ऐसे स्टेडियम सुविधाएं बनाई। हर पंचायत में प्ले फील्ड बना दी गई। वही पंचायत छोटी होगी जहां की जमीन नहीं है तो उसको भी बगल में दे रहे हैं। तो इस तरह कहने एक काम, यूथ क्लब जो बनाए हमने, वो यूथ क्लब भी सरकार और जनता के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं। मिशन यूथ एक नया डिपार्टमेंट ही हम लोगों ने बना दिया जो यूथ एंगेजमेंट में खासतौर से इनको एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और अच्छा काम हुआ। बैक टू विलेज 4 में हमने एक दिन में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए एक दिन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हमारी आज मुझे लगता है कि 7 लाख से ज्यादा बहनें जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान दे रही हैं। और एक बड़ा काम मैं भूल जाऊंगा, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हमने देश के कृषि विशेषज्ञों के साथ और अपने दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और टीचर्स के साथ, एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ मिलकर के बनाया है। और मैं आश्वस्त हूं, एक तो 5,013 करोड़ रुपए बजट के अलावा आने वाले 5 साल में, इसमें 1 साल हमारा पूरा हो जाएगा मार्च में जी, एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। और उसमें 29 इंटरवेंशन जो प्रपोज किए हैं इन विशेषज्ञों ने, उससे जम्मू कश्मीर के 13 लाख परिवार जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर जिनका जीवन आश्रित है, उनमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। 2,62,000 जो हमारे मार्जिनल फार्मर हैं, उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। कई चीजें हैं, जैसे फॉडर की कमी है, हम कैसे दूर कर पाएंगे। 1100 करोड़ रुपए का मीट हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, उसमें हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। अब मिल्क डेफिसिट से मिल्क सरप्लस स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो हमारे हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं, इनको 2.5 गुना 3 गुना 2/3 एप्पल हमारे यहाँ होता है, लेकिन अभी हमारे पास गुंजाइश है इसे 2.5 गुना 3 गुना ले जाने की। पहले हाई डेंसिटी प्लांटेशन केवल एप्पल का होता था, अब हमने 13 चीजों को अलाउ कर दिया है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, टूरिज्म, इंडस्ट्री 75-80 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 30,000-28,000 करोड़ के तो काम जमीन पर दिख रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो गए, कुछ हो रहे हैं। अब ईमार ग्रुप भी यहाँ मॉल बना रहा है, टी टावर बना रहा है। तो एक कोशिश है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बनाने की, जहाँ सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम न्यूज़ 18 की तरफ से ग्राउंड पर एक सर्वे करें कि जम्मू कश्मीर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलते रहना चाहिए और या फिर असेंबली चुनाव कराने चाहिए, तो फिर फैसला आपके पक्ष में तो नहीं आए? मैं आपका आभार मानूंगा अगर इस तरह का एक सर्वे कर लें आप और सीक्रेट वोटिंग करा लें और फिर उसका रिजल्ट अगर बताएंगे आप, तो मुझे भी अपने बारे में रिव्यू करने का एक मौका मिलेगा और हमें सुधार करने की कहाँ गुंजाइश। वैसे हम रैपिड असेसमेंट सिस्टम रखे हुए अपनी सर्विसेज के बारे में और 90% के आसपास अप्रूवल मैंने रेटिंग है मेरी प्रशासन की। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको जरूर करिए, ताकि हम लोगों को भी जो समय है उसमें अपने में क्या सुधार किया जाए, ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, जनता की अच्छे ढंग से सेवा की जा सके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं।
क्योंकि ग्राउंड पर लोगों की क्या मंशा है और फिर पॉलिटिकली नैरेटिव क्या है, मीडिया का माहौल क्या है, दोनों में क्या अंतर है या दोनों ये सेम है? जरूर आपको कराना चाहिए। इस पर इसको जरूर चलिए, करेंगे। इस टास्क को हमने नोट किया, हम इसको करेंगे ज़रूर। पर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था कि दो एस्पेक्ट्स, टेररिज्म और टूरिज्म। टेररिज्म को ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है, एफटीज थोड़ा ज़्यादा हैं और थिएटर ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं थोड़ा श्रीनगर और वैली से शिफ्ट होकर जम्मू की तरफ ही जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये ठीक है, कोशिश एनिवर्सरी कर रहा है, करेगा भी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस है, चौकन्नी है। पीछे कश्मीर वैली को लेकर के चिंताएं ज्यादा थी, स्वाभाविक रूप से यहाँ हमारा दबाव ज्यादा था। उनको लगा कि शायद जम्मू रीजन से हम लोग निश्चिंत हैं, कुछ घटना करने में वो सफल हो गए, लेकिन अब वहाँ की भी सिक्योरिटी ग्रिड हमारी पूरी तरह से चाक चौबंद है और अभी परिणाम भी आपको दिखने लगे हैं जी। क्योंकि कुछ फॉरेन टेररिस्ट वहाँ एलिमिनेट किए गए। फोर्सेस का आपस में तालमेल बहुत बेहतर है, चाहे आर्मी हो या सीएपीएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ जहाँ नौजवान, यहाँ का स्थानीय, वो 30-35 साल के हालात को तौबा कर चुका है, वो समझ रहा है कि कुछ लोग हैं जो इनको आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं, उनका अपना निहित स्वार्थ है। इन तत्वों को मुंह की खानी ही पड़ेगी, इसके लिए हर प्रयास हो रहा है और होगा भी। एफटीज की संख्या बड़ी है, ये सच है। पिछले साल हाईएस्ट नंबर ऑफ एफटीज जो है वो एलिमिनेट किए गए थे जी। अब एक संदेश ये भी निकलता है कि एफटीज की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब लोकल रिक्रूटमेंट घटा है। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि स्थानीय लोगों का विश्वास अब प्रशासन पर ज्यादा बढ़ रहा है, सरकार पर ज्यादा बढ़ रहा है। ये चुनौतियां समय समय पर बदलती हैं, इसकी डायनेमिक्स बदलती है और उसी हिसाब से सुरक्षा की रणनीति भी हम बदलते हैं। और ये सच है कि परमानेंट पीस यहाँ इस्टेब्लिश करनी है, यही लक्ष्य है। और जो फाइन लाइन है, उस फाइन लाइन के बाहर किसी को इजाजत नहीं होगी, कानून अपना काम करेगा। अगर एक तरफ एफटीज यानी फॉरेन टेररिस्ट बढ़े हैं, दूसरी तरफ एफटीज यानी फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़े हैं, और इस साल जम्मू कश्मीर का कोई एक रिकॉर्ड है जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने भी कोट किया है। देखिए, गत वर्ष 1,88,00,000 टूरिस्ट आए थे, जो अनप्रेसिडेंटेड था। अभी मैं 3 दिन पहले, हाँ 3 दिन पहले मैं चरारे शरीफ गया था जी। प्रॉब्ली इट वाज ट्यूसडे। तो उस दिन टूरिज्म सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि 1,27,00,000 टूरिस्ट अभी तक आ चुके हैं। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी 7 ही महीना, 3, 6 एक साथ, तो ये आंकड़ा 2-2.25 करोड़ से ज्यादा आने वाला है। फॉरेन टूरिस्ट भी पहले यहां बहुत आता था, पिछले कुछ वर्षों से, खासतौर से जब से ये आतंकवादी घटनाएं हुई, उनकी संख्या कम हो गई और अनेक कंट्रीज ने एडवाइजरीज जारी की। G20 का जो हमारे यहाँ आयोजन हुआ, वो समझिए कि वैसे तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की वो बैठक थी, लेकिन उसकी चर्चा देश दुनिया में ज्यादा हो गई, मेन मीटिंग से ज्यादा हो गई। और मैं मानता हूं कि पहली बार कोई इंटरनेशनल इवेंट यहाँ आयोजित हो रही थी, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा। और यहाँ से जो लोग गए, 27 देशों के प्रतिनिधि आए थे, तो यहाँ भी और अपने देश में जाकर के मीडिया को जो बताया है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अनेक कंट्रीज अपनी एडवाइजरी वापस लेने वाली है और फॉरेन टूरिस्ट की संख्या अब हमारी बढ़ने वाली है। व्यापार और ट्रेड के क्षेत्र में भी उसका लाभ होने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि नमदा आर्ट का रिवाइवल हुआ है और पहली खेप गई है विदेश जी। तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम भी, ये जो हमारी कारपेट है या पश्मीना है, तो अपवर्ड ट्रेंड अब हमारे एक्सपोर्ट का भी शुरू हो गया है, तो इस पर भी काफी ध्यान हम दे रहे हैं। पर G20 को डीरेल करने की कोशिश हुई थी, बहुत कोशिशें हुई। हाँ। लगातार इंटरनेशनल
फोरम पर भी कोशिश की जा रही थी। हाँ, उनके जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ की आवाम ने भी तय किया था और हम सब लोगों ने मिलकर के बहुत ही शानदार आयोजन हुआ। और मैं समझता हूँ कि उस आयोजन के बाद अब लगातार आयोजन ही हो रहे हैं। आप देखेंगे कि देश भर के सभी राज्यों के डेयरी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई, सभी राज्यों के चीफ जस्टिसेस और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय जजों की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई। और किसी ने तो मुझे उस दिन कहा, मुहर्रम वाले दिन, जिस दिन 10वां जुलूस था, जी, कि साहब 20 G20 से बड़ा काम ये बढ़ गया। तो इस तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं। पर एक और बात निकल के आती है कि जम्मू और कश्मीर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या समान है। डिलिमिटेशन में कहीं ना कहीं जम्मू का जो कोटा था वो बढ़ा है, वो सब पॉलिटिकली देखा जाए, बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फोकस, क्या अभी भी वो लॉपसाइडेड है सर? बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ जी, मैंने पहले भी कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं है। जम्मू और कश्मीर ये दो आंखें हैं, मैंने बहुत आने के 3 महीने पहले कहा था, और दोनों पर बराबर ध्यान है। और मैं समझता हूं कि इसमें हाँ, वो जम्मू के लोगों को थोड़ी तकलीफ रहती है। उनको लगता है कि जो कुछ गड़बड़ उनके साथ 70 साल में हुआ उसकी भरपाई 2-3 साल में कर दी जाए। मैं समझता हूं वो दृष्टिकोण उचित नहीं है, लेकिन जम्मू विकास के केंद्र बिंदु में है और जम्मू और कश्मीर दोनों पर बराबर ध्यान है। अब कटरा नई दिल्ली एक्सप्रेसवे वहीं से बन रही है जी, इतना बड़ा, ढेर सारी टनल्स वहां बन रही है। स्मार्ट सिटी का काम जम्मू में भी ढेर सारा हो रहा है। और जम्मू तो देश का अकेला शहर है जहाँ एम्स भी है, IIT भी है, IIM भी है। मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली कहीं नहीं है जी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। जी। तो 4 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन वाला देश का अकेला शहर जम्मू है। तो प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं, वो करके दिखाते भी। पॉलिटिकल कोटास की मैं बात कर रहा था। चुनाव के वक्त कई सारे समुदायों ने कहा है कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे कश्मीरी पंडित्स के लिए किया है। कुछ सीटें POJK के लिए भी जो खाली रखी जाती थी, तो जो यहाँ पर विस्थापित यहाँ पर हैं POJK से, क्या उनके लिए कोटास होना चाहिए? मुझे लगता है कि बिल पार्लियामेंट में है और यहाँ एक कमीशन बना था जस्टिस शर्मा की, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर अच्छे से विचार किया है भारत सरकार ने और उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। मैं आश्वस्त हूं कि जो भी समाज वंचित रह गए वो जरूर भारत सरकार उनका ध्यान रखेगी। अंतिम प्रश्न, पिछली बार जब हम मिले थे तो थोड़ा आपका कश्मीरी का मैंने टेस्ट लिया था, तो उसके बाद भी आप भाषा में आगे बढ़े हैं। यहाँ पर क्या शारदा लिपि को वापस जागृत करने की, शुरू करने की कोई कोशिश है? देखिए, शारदा लिपि मुझे लगता है कि कश्मीर की पहचान है और अभी जो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हुई है तो दुनिया का शारदा पीठ दुनिया भर को दिशा देता रहा है, शैक्षिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि लोग शारदा लिपि सीखें। ये हम किसी पर थोपेंगे नहीं, लेकिन ऐसी व्यवस्था हम जरूर बनाना चाहते हैं कि इस पर शोध हो, लोग पढ़ें, शोध करें और दुनिया को यहाँ का जो ज्ञान है वो लोगों को मालूम पड़े। दिल्ली में आपके ट्रांसफ़र की बड़ी अटकलें लग रही हैं कि आपका अगला इनिंग कहीं और होने वाला है। ये कई बार पॉलिटिकल ग्रेपवाइन होता है। मैं भी इस अखबार में और कई इस तरह के ऑनलाइन चैनल्स पर देखता रहता हूं, हर 6 महीने बाद कुछ खबरें इस तरह की आती हैं। तो जिन लोगों ने मुझे भेजा था फैसला वही करेंगे, मुझे कब जाना है बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है। मैं आया भी था उन लोगों की मर्जी से, जाऊंगा भी उन्हीं लोगों की मर्जी से। एलजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमेशा की अच्छा तरह लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।